नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के खगड़िया ज़िले से 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो 1 का सही आंसर बी है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया? राजमुंदरी में, बल्लारपुर में, सिंदरी में, बेलगांव में। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वह सिंदरी में स्थापित किया गया था। 2 सी सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है अबरक उत्पादित करता है वह है आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा हो जाए, बिहार हो जाएगा। तो बिहार सही है। भारत में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है। अगला, बिहार समृद्ध है किस उद्योग में? तकनीक में, खनिज में, उद्योगों में, हस्तकला में। तो बिहार जो है उद्योगों में समृद्ध है। 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह है दूसरा। और भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तांबे का वह होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद बिहार में होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार एकमात्र उत्पादक है किसका? कोकिंग कोयले का, इस्पात का, लोहे का, मैग्नीज का। तो बिहार एक प्रकार से सबसे ज़्यादा कोकिंग कोयले का उत्पादन करता है। ए सही है। 6 का 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? जमुई, मुंगेर, गया, बांका। तो बिहार के जमुई में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को हो जाएगा, किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर क्या है? सिल्क सिटी है। तो सी सही है, भागलपुर सिल्क सिटी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम आधारित है वितरण के सिद्धांत पर, सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन सिद्धांत पर? कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है वह सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पर आधारित है। मांग का नियम प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मांग का नियम मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध की बात करता है। अर्थात कीमत जब बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो मांगी गई मात्रा वस्तु की कम होती है और यह विलोम भी होता है उसका। अर्थात कह सकते हैं कीमत जब घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार से मांग का नियम जो है वह कीमत एवं मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध बताता है। मांग का नियम एक प्रकार का गुणात्मक कथन है। मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कितनी कीमत कमी होने पर वस्तु की कितनी मात्रा में वृद्धि होगी या कितनी कीमत वृद्धि होने पर वस्तु की कितनी मात्रा में कमी होगी, ऐसा नहीं बताता है। यह जानने के लिए मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है। तो मांग की लोच एक प्रकार से परिमाणात्मक कथन है और मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन है। मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, जो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। मांग का वक्र जो है ऋणात्मक ढाल के होने का कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता पर। मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि, तो मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है, ये दाईं ओर गिर रहा है, एक्स वाई दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास होती है, बी सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, सी सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, डी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास होती है। 10 ए सही है।
अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में सापेक्ष आय परिकल्पना में रैचेट इफेक्ट कौन है? तो रैचेट इफेक्ट इसमें कोई नहीं है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु के अच्छा, इसमें जो उपभोग की परिकल्पनाएं हैं, उपभोग की मुख्य रूप से 4 परिकल्पनाएं हैं, तो उनको जान लेते हैं। किस अर्थशास्त्री ने कौन सी उपभोग की परिकल्पना दी है तथा किस वर्ष में दिया गया है? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। तो सबसे पहले जो उपभोग की परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया वो प्रोफेसर कीन्स द्वारा दिया गया था। कीन्स ने 1936 में निरपेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत दिया। इसके बाद 1949 में प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने सापेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत दिया। 1950 में मोदिग्लियानी द्वारा जीवन चक्र परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया तथा 1957 में स्थायी आय परिकल्पना प्रोफेसर फ्रीडमैन ने दी थी। तो 1936, 49, 50 और 57 यह उपभोग परिकल्पना के कुछ सिद्धांत का वर्ष है। जैसे 1936 में निरपेक्ष आय परिकल्पना, 1949 में सापेक्ष आय परिकल्पना, 1950 में जीवन चक्र परिकल्पना और 1957 में स्थायी आय परिकल्पना। सबसे लास्ट में स्थायी आय परिकल्पना दी गई थी और सबसे पहले निरपेक्ष आय परिकल्पना दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 12 नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु के संबंध में मांग की आलोच धनात्मक होती है? तो इसमें वस्तु कुछ दिया ही नहीं है, तो किसके संबंध में मांग में वृद्धि के संदर्भ में आय की लोच धनात्मक होती है। तो 12 बी सही है। अगला 13 नंबर, अनधिमान वक्र सिद्धांत मान्यताओं पर आधारित है। अनधिमान वक्र सिद्धांत में अगर मान्यताओं की बात की जाए तो उपभोक्ता विवेकशील माना गया है, परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है उपभोक्ता की, क्रमवाचक माप संभव है। क्रमवाचक माप इसलिए संभव है क्योंकि अनधिमान वक्र जो है हिग्स के क्रमवाचक माप पर आधारित है, ना कि मार्शल के गणनावाचक सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा उपयोगिता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा पर निर्भर करता है आईसी वक्र। निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता मानी गई है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। तो यह कुछ मान्यताएं अनधिमान वक्र के संदर्भ में ली गई थी। अनधिमान वक्र की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अनधिमान वक्र 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बिंदुपथ का ऐसा संयोग है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। चाहे जिस बिंदु पर वस्तु खरीदते उसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। विशेषताओं में अनधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। 2 अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं और ना ही स्पर्श करते हैं। अनधिमान वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का क्या कारण रहता है? तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण अनधिमान वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसके अलावा निम्न अधिमान वक्र जो है संतुष्टि के निम्न स्तर को तथा उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। अनधिमान वक्र कभी अंडाकार नहीं होता है और अनधिमान वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। इसके अलावा अनधिमान वक्र की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में स्थितियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब अनधिमान वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो तो कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति 2 पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में होती है। पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में अनधिमान वक्र एक सीधी रेखा होती है। इस स्थिति में खींचा गया अनधिमान वक्र प्रदर्शित करता है कि उपभोग एक ही वस्तु पर अपनी पूरी आय का जो है व्यय कर देता है। इसके अलावा पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में आईसी वक्र रेखा जो है वह हमेशा एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के समांतर हो सकती है या कह सकते हैं सीधी हो सकती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर नहीं, पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में जो है या पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में आईसी वक्र सीधी होती है और पूरक वस्तु के संदर्भ में आईसी वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर या कह सकते हैं एल आकार की हो सकती है पूरक वस्तु के संदर्भ में। तो यह इसके अलावा उपभोक्ता के अनधिमान वक्र के अगर इतिहास पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो
1881 में सर्वप्रथम FY एजवर्थ ने तटस्थता वक्र का प्रयोग किया था। इसके बाद 1892 में प्रोफेसर इरविन फिशर द्वारा अनधिमान वक्रों का प्रयोग किया गया, लेकिन अनधिमान वक्रों का इरविन फिशर और एजवर्थ ने जो प्रयोग किया था वह संख्यात्मक माप पर आधारित था। फिर इसके बाद प्रोफेसर विल्फ्रेड पैरेटो ने 1906 में क्रमवाचक परिकल्पना के आधार पर तटस्थता वक्र का प्रयोग किया तथा 1934 में प्रोफेसर हिग्स तथा एलन ने तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्रों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से इसमें जो मान्यता की बात की गई है अनधिमान वक्रों की मान्यताओं में, वह अनधिमान वक्र जो है निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। सबल क्रमबद्धता पर तो जो है वह प्रकटित अधिमान सिद्धांत आधारित है, और आईसी वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। तो इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे की ओर जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी, तो वह वस्तु हो जाएगी घटिया। सी सही है। अगला, वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक प्रोफेसर हिग्स हैं। हिग्स ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 15 का सही आंसर डी है। अगला, कुछ जो प्रमुख किताबें हैं अर्थशास्त्र की, किस अर्थशास्त्री ने किस किताब की रचना की थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको जान लेते हैं। जैसे एक किताब है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी प्रोफेसर फिशर द्वारा लिखी गई किताब है, और प्रोफेसर फिशर ने परचेजिंग पावर ऑफ मनी की रचना 1911 में की थी। इसके अलावा ए थियरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन की रचना जो है फ्रीडमैन द्वारा की गई है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यह भी फ्रीडमैन की किताब है। कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल प्रोफेसर हिग्स द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की किताब है। और अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी ऑफ द नेचर नामक किताब की रचना की है। इसके अलावा प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा एसे इन पॉजिटिव इकोनॉमी नामक किताब लिखी गई है। वैल्यू एंड कैपिटल द थ्योरी ऑफ वेज और कैपिटल एंड ग्रोथ नामक किताब प्रोफेसर हिग्स द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोफेसर शुम्पीटर की किताब का नाम है। एशियन ड्रामा प्रोफेसर गुनार्ड मिडल द्वारा लिखी गई किताब है। और मैन एंड इकोनॉमिक्स एक किताब है, यह प्रोफेसर मुंडेल द्वारा लिखी गई है। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोफेसर रोस्टेव द्वारा लिखी गई किताब है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक किताब की रचना की है। इसके अलावा प्रोफेसर लेविनस्टीन ने इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, आय प्रभाव सामान्यतः होता है तो आय प्रभाव धनात्मक होता है। उदासीनता वक्र सामान्यतः होता है तो उदासीनता वक्र उन्नतोदर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर सी ऑप्शन में दिया गया, 17 का सी सही है। 18 उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ अनुरूप है कीमत उपभोग वक्र के, आय उपभोग वक्र के, एंजल वक्र के, कोई नहीं। तो उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ जो है आय उपभोग वक्र के अनुरूप है। 18 बी सही है। 19 योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया? तो PH विक्सटेड ने योग प्रमेय सिद्धांत का विकास किया है। ब्रेक इवन पॉइंट व्यक्त करता है फर्म के अधिकतम लाभ की स्थिति को, अधिकतम उत्पादन की स्थिति को, न्यूनतम लाभ की स्थिति को, या शून्य लाभ की स्थिति को। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वह शून्य लाभ की स्थिति को व्यक्त करता है। 20 डी सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 15, 16, 12, 10। तो डेबिट कार्ड पर 16 अंक होते हैं। 21 बी सही है। 22 भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारत में 1965 में बनाया गया FCI जो है खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार का रख रखाव करता है, तो FCI हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन,
भारत के केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट किस वर्ष आया? तो भारत के केंद्रीय बजट में प्रथम बार जो जेंडर बजट है वह 2005-06 में आया था। और जेंडर बजट की अवधारणा देने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया को है, और ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में सबसे पहले जेंडर बजट की अवधारणा को अपनाया था। जेंडर बजट का लक्ष्य जो होता है वह महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना है। जेंडर बजट लैंगिक समानताओं जैसे और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाए गए विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन को दर्शाता है। तो जेंडर बजट में महिलाओं और बालकों या लड़कों के लिए अलग से बजट का प्रावधान रहता है। बिहार में जो है 2013-14 से बाल बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये के कौन सा हिस्सा होता है? 20वां हिस्सा होता है, छठा हिस्सा होता है, 16वां हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा होता है। तो एक आना जो है 16वां हिस्सा होता है। 24 का सही आंसर है सी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? कौन सी एजेंसी केंद्र और राज्य के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो आरबीआई करेगी। आरबीआई 1935 में स्थापित आरबीआई जो है वह केंद्र और राज्य के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन करेगी। आरबीआई डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मूल्य वर्ग की नोट एक तरफ दी है और दूसरी तरफ स्वरूपण दिया गया है। स्वरूपण मतलब चित्र। किस मूल्य पर कौन सा चित्र बना हुआ है, या किस संस्था या किस कह सकते हैं विश्व विरासत का चित्र बना हुआ है? 10 रुपये की नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है? तो 10 रुपये की नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ बना हुआ है, और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव बनी हुई है। तो रानी की वाव 100 रुपये की नोट पर बनी हुई है। तो डी का मिलान है थर्ड से। डी का मिलान थर्ड से है। किस में है देख लिया जाए। डी का नहीं, हाँ डी का मिलान थर्ड से है। तो थर्ड ए में दिया गया है और सी में दिया गया है। तो ए और सी सही होगा। बाकी 50 रुपये के नोट पर, तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ मंदिर बने हुए हैं। तो हम्पी का रथ मंदिर 50 रुपये के नोट पर, तो सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। सी का मिलान है सेकंड से, तो सही हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। बाकी अगर 10 रुपये के नोट पर चित्र की बात की जाए तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ए ऑप्शन में दिया गया है। ए से मिलान हो जाएगा 10, ए का 1 से मिलान हो जाएगा, फर्स्ट से मिलान है। और 20 रुपये में एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं 20 रुपये के नोट पे। तो 20 रुपये का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। तो इसका सही आंसर ए है। अगला 27 नंबर। 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति की नींव रखी गई थी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश की औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति की नींव रखी गई थी। बी सही है। अगला 28 नंबर। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था, और 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। 1977 की औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो 1977 की औद्योगिक नीति दिसंबर में घोषित की गई थी। जनता सरकार के जो उद्योग मंत्री थे वह थे जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा 1977 की औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। 1977 की औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से अति लघु क्षेत्र, लघु क्षेत्र, जिला उद्योग कार्यक्रम और संयुक्त उद्योग कार्यक्रम की अवधारणा को अपनाया गया था। 1980 की औद्योगिक नीति में आर्थिक संघवाद की अवधारणा पर बल दिया गया था। तो यह औद्योगिक नीति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और 1991 की औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, MRTP एक्ट पारित हुआ। तो MRTP एक्ट जो है 1969 में पारित हुआ था। 30 का सही आंसर सी है। 30 का सही आंसर सी है।